हाँ दोस्तों, तो आर एस मेंस का एग्ज़ाम हो गया है। तो हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं पेपर का। तो जो जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको हम चार भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहले जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे, जो नोट्स थे नॉर्मल एनसीईआरटी और सीबीएसई की बुक्स से थे। दूसरे जो थे फैक्चुअल थे और करंट थे, जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले थे। एक एनालिटिकल क्वेश्चंस थे जो कहते हैं कि ये यूपीएससी लेवल के आए थे। और एक जो आरएस के अंदर होता है, ये स्मॉल सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है, तो वो 120 मार्क्स के ये क्वेश्चंस थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चंस थे। तो ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो जनरली जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो उसको कर सकता था। वहीं जो फैक्चुअल और करंट वाले थे, वो जो नॉर्मल करंट की जो बुक्स थी उनसे थोड़े से हट करके आए थे। और वहीं जो एनालिटिकल क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छे थे। लैंग्वेज इनकी टिपिकल थी, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी, दोनों में जो ट्रांसलेशन था। तो अगर अगर आपको करना है तो एक बार दोनों ही लैंग्वेज को पढ़ करके करना पड़ रहा था। वहीं जो स्मॉल सब्जेक्ट है हमेशा की तरह ये नॉन स्कोरिंग रहे हैं। इसमें से कोई ज़्यादा एक मान लें तो हम स्पोर्ट्स और योगा है, तो स्पोर्ट्स और योगा का इजी आया था। बाकी जो 5 के 5 थे वो कोई मतलब डिसअपॉइंटिंग ही थे। जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उसको हम एक बार इनको देखते हैं कि जो हिस्ट्री थी, तो हिस्ट्री के अंदर 4 क्वेश्चन हैं एनालिटिकल। एक अफीम वाला था, एक गांधी जी का था, और एक राजस्थान की जो मेडाइवल है, मेडाइवल राजस्थान है उसकी राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। और एक जो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी, ठीक है वो देख लेंगे। इकोनॉमी में 3 थे, उसके अंदर 2 तो सीधे सीधे यूनियन बजट में से थे, और जो तीसरा था वो राजस्थान का रिफाइनरी प्रोजेक्ट से संबंधित था। तो इस तरह से ये एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। और स्मॉल सब्जेक्ट में तो हम नहीं कह सकते कि क्या उसमें रहा है, स्पोर्ट्स और योगा अच्छा रहा था। तो जो फैक्चुअल करंट है इसके ये डिसअपॉइंटिंग रहा है। नॉर्मल के अंदर स्कोर हो सकता था, और एनालिटिकल के अंदर राइटिंग स्किल जो थी वो इसके अंदर काम आई थी। इसके बाद में अभी हम थोड़ा और देख लेते हैं एक बार। पेपर फोर्थ के अंदर हिंदी नॉर्मल थी, जो नॉर्मल स्टडी से हो सकती थी। परंतु जो इंग्लिश है, वो इंग्लिश पिछली बार से भी इसका थोड़ा लेवल बढ़ा है। इंग्लिश का लेवल वैसे आर एस एस्पिरेंट के लिए इस लेवल की इंग्लिश होनी चाहिए, परंतु जो ट्रेडिशन से हटी है उसकी हम बात करते हैं। इंग्लिश के अंदर ग्रामर है वो टफ थी, वहीं पर वोकेब है वो ठीक ठाक थी। ट्रांसलेशन है वो पिछली बार की तरह ही थे, परंतु वन लाइनर थे, 1 या 2 लाइन के अंदर उनको कर सकते थे। परंतु जो इसके जो वर्ड है, यानी जो हिंदी की जो इसकी जो लैंग्वेज थी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन था, तो जो हिंदी की जो इसकी जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही क्लिष्ट थी। पिछली बार भी क्लिष्ट थी तो इस बार भी ये क्लिष्ट थी। कृषि और अनसीन पैसेज, ये जैसे आते हैं वैसे ही आए थे। एक इसमें वो कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित था, और एक इसमें अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज है या अमेरिका का जो वाइब्रेंट एजुकेशन सिस्टम है उससे संबंधित ये अनसीन पैसेज था। और जो प्रीसी था कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित था। ये दो अनसीन पैसेज में तो ये कह रहे थे कि जो नॉलेज है वो उसके ऊपर ज़्यादा इंफोसिस किया जाता था नेचुरल रिसोर्सेज की अपेक्षा। वहीं जो प्रीसी है वो कॉरपोरेट गवर्नेंस की कुछ बातें बता रहा था कि एक अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसे होती है, लीडरशिप की क्या विशेषताएं हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस इज रन बाय सिंपल रूल्स, इस तरह की बातें इसमें थी। बाकी पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ 3 पैराग्राफ थे, इसमें थीम भी थी एक, जैसे कि एवरी एंड इज ए न्यू बिगिनिंग, लेटर और रिपोर्ट। जब सभी लोग लेटर ही करते हैं, हालांकि रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जनरली ऐसा होता है किसी भी एग्जाम के अंदर, जो सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हो अथवा वाले क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर जो लोग नहीं अटेम्प्ट करते हैं, अगर उसको कोई करता है उसके अंदर मार्क्स उसको ज़्यादा मिलते हैं। परंतु फिर भी रिपोर्ट को नहीं करने के पीछे कई कारण हैं कि एक तो ये रिपोर्ट एक सिंपल सा पैराग्राफ ही होता है, वहीं लेटर में बहुत ज़्यादा स्टेप होते हैं, तो स्टेप वाले क्वेश्चंस के अंदर मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। तो फिर इसलिए सब लोग लेटर ही करते हैं, और लेटर ही करना चाहिए, रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मार्क्स कम ही आते हैं। हिंदी नॉर्मल ही रही थी। हाँ, अब ये सबसे महत्वपूर्ण एक आखिर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है आर एस मेंस के एग्जाम के अंदर।
तो जो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है कि कट ऑफ कम जाएगी, ये डेफिनेट है कि कट ऑफ कम जाएगी अगर सेम मार्किंग पैटर्न रहता है तो कट ऑफ कम जाने के बहुत सारे कारण हैं। वो जो नॉर्मल नोट्स होते हैं उनमें से क्वेश्चंस आए नहीं हैं, एनालिटिकल आए हैं। और अगर किसी को पूरा पेपर आ रहा है, जो नॉर्मली आरएस एस्पिरेंट के लिए नहीं, अगर कोई किसी ने आईएएस का एग्जाम दिया है, आईएएस का एग्जाम यानी आईएएस मेंस का एग्जाम दिया है, तो उसके लिए ये थोड़ा इजी हो गया है। तो पेपर को अटेम्प्ट करना थोड़ा लेंथी पेपर थे, तीनों ही पेपर लेंथी थे अगर क्वेश्चंस आ रहे होते। तो फोर्थ पेपर तो हमेशा से लेंथी रहता ही है। तो अब जैसे कि कट ऑफ डाउन हो रही है, जैसे कि एक बार 344 भी गई थी, फिर 314 गई, फिर 262 तक आ गई, और अब कह रहे हैं कि इससे भी कम जाएगी कट ऑफ। ठीक है ना। कई लोग जॉक भी मारते हैं कि ऐसा भी समय आएगा जब मेंस की कट ऑफ प्री से भी कम चली जाएगी, यानी प्री की कट ऑफ इस बार 72 गई, यानी पहले 100 गई थी एक बार, तो हो सकता है कि कभी 100 से भी कम चली जाए। ये जस्ट ए जॉक है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है अब कट ऑफ कम जाने की वजह से, पहले देखो फोर्थ पेपर हमेशा डिसाइडिंग ही रहा है, और जो जीएस है, जीएस के अंदर सबके मार्क्स है वो नॉर्मल ही आते हैं, ऊपर नीचे नहीं होता है। फोर्थ पेपर हमेशा ही डिसाइडिंग रहता है। फोर्थ पेपर के अंदर 30 से 40 नंबर का तक का वेरिएशन हो जाता है। फोर्थ पेपर की बात करें तो फोर्थ पेपर के अंदर भी जो हिंदी है वो सिंपल थी, तो कोई भी कर सकता है उसको, परंतु जो इंग्लिश थी, तो इंग्लिश पिछली बार से भी इसका लेवल थोड़ा बढ़ा है। तो जो बड़ा है तो इसका सबसे बड़ा है कि ये जो गैप क्रिएट करने वाला जो चीज़ है वो ये इंग्लिश रही। कई बार ऐसा भी होता है कि इंग्लिश के अंदर 80 में से 10 मार्क्स भी आते हैं लोगों के, और उसके बावजूद भी उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है। और वहीं पर जो कई लोग जो बिना पढ़े भी जाते हैं इंग्लिश को, जो नॉर्मल रूटीन प्रोसेस में रहती है, तो उसके बाद में उन के 45 टू 50 मार्क्स भी आते हैं। तो इसका मतलब 40 मार्क्स का ये गैप डायरेक्टली क्रिएट करती है इंग्लिश। इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग रही है। और दूसरी बात की, जो मार्क्स ज़्यादा लाते हैं ऐसा नहीं है कि वो कोई इंग्लिश को रेगुलर प्रोसेस से पढ़ते हैं, वो नॉर्मल इंग्लिश मीडियम के रहते हैं, तो उनका नॉर्मल प्रोसेस के अंदर ही रहती है ये, तो उसकी वजह से उनको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी वापस फ़ायदा मिलने लग जाता है। तो ये हमें हमेशा ही एक चीज़ ध्यान रख लेनी है कि आरएस के अंदर फोर्थ पेपर डिसाइडिंग है, और फोर्थ पेपर में भी इंग्लिश डिसाइडिंग है। और इंग्लिश के अंदर उतना परिवर्तन नहीं आएगा जितना हमारे जीएस थर्ड के पेपर्स के अंदर आता है। कभी कुछ ही पूछ लिया, कभी कुछ भी पूछ लिया, कभी सम्राट यंत्र पूछ लेते हैं, कभी अफीम वॉर पूछ लेते हैं। अफीम का तो अलग ही सिस्टम है। इस बार अफीम के 15 क्वेश्चन आए, 15 नंबर के क्वेश्चन आए इसमें आरएस के अंदर। और मतलब अफीम के रिलेटेड 15 मार्क्स के क्वेश्चन है आरएस के अंदर। तो ये वैसा इंग्लिश या फोर्थ पेपर में इस तरह का चेंजेस नहीं आए आने वाला। तो फोर्थ पेपर डिसाइडिंग रहता है, इंग्लिश उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण इंग्लिश डिसाइडिंग रहती है। अब ये कहने की बात है कि भाई इस तरह से हिंदी मीडियम वालों को नुकसान होता है, ये बात सही है। पर एक बात है कि भाई इस लेवल की इंग्लिश एक नॉर्मल आरएस एस्पिरेंट को तो आनी ही चाहिए। परंतु बात यह है कि आरपीएससी ने थोड़ा सा भेदभाव यहाँ पर यह किया कि जब इंग्लिश टफ बनाई तो हिंदी को भी टफ बनाना चाहिए था। हिंदी एक मतलब नॉर्मल पढ़ने से हो रही है, तो हिंदी को भी ऐसा है कि हिंदी अगर टफ होए तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा फायदा इसमें मिलता, परंतु हुआ नहीं। अब इंटरव्यू, अब देखो जब कट ऑफ ज़्यादा जाती है, जैसे 344 जाती है, तो इंटरव्यू का जो रोल है वो कम होने लगता है। वहीं जैसे जैसे कट ऑफ डाउन हो जाएगी इंटरव्यू का रोल बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। अब आप एक बार सोचिए कि कट ऑफ जैसे पिछली बार गई थी 262, इस बार कह रहे हैं कि ये कट ऑफ 220 भी जा सकती है। वैसे मार्किंग पैटर्न पर है सब कुछ, ठीक है ना, पर 220 भी जा सकते हैं, इवन इससे भी कम चली जाएगी। अब 220 की जब कट ऑफ जा रही है, और एक जो इंटरव्यू है वो 100 मार्क्स का तो इंटरव्यू है, और हमने इसके अंदर जो देखा है कि आरपीएससी ने इसमें 80 मार्क्स भी दिए हैं, 85 तक भी दिए हैं, और इसके अंदर 40 मार्क्स भी दिए हैं। चलो एक ईयर की बात करें तो उसके अंदर नॉर्मल दो स्टूडेंट्स के अंदर 20 से 25 मार्क्स का जो गैप है वो ये इंटरव्यू क्रिएट कर लेता है। ये दोनों जो इंटरव्यू और फोर्थ पेपर है, ये फोर्थ पेपर की जो इंग्लिश है, ये कोई स्पेशल तैयारी नहीं मांगते हैं, ये नॉर्मल व्यक्ति के रूटीन में रहता है। और उस वजह से ये आप देखते हो तो इसमें 60 से 70 मार्क्स का जो वेरिएशन है वो क्रिएट हो रहा है। तो जो भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने वाले हैं, उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि दो डिसाइडिंग फैक्टर हैं, इंटरव्यू और इंग्लिश, इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करना है। और इंटरव्यू अब इतना डिसाइडिंग हो गया है कि हो सकता है कि ये फर्स्ट रैंक वाले को 300-400 रैंक पर फेंक दे, और 300-400 रैंक वाले को फर्स्ट रैंक पर लेके आ जाए।
तो जैसे वैसे भी इंटरव्यू का तो वेटेज 10% से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ऑलरेडी ज़्यादा है, और उसके अंदर भी जब कट ऑफ ज़्यादा जा रही है तो इंटरव्यू का वेटेज बढ़ता जा रहा है। ठीक है। देखो फ्यूचर स्ट्रेटेजी के अंदर देखें तो एक तो जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं उसके अंदर कमांड अभी से की जा सकती है। वो कुछ भी नहीं मांगते हैं, वो सिंपल सी एक राइटिंग स्किल मांगते हैं। राइटिंग स्किल कहाँ है कि ये बात है कि व्यक्ति को स्टार्ट करना है, न तो कुछ उसको मतलब आइडियल टाइम कभी नहीं आएगा, और हर टाइम में किसी भी मुद्दे पर आप लिखने की कोशिश कर सकते हो। जैसे इस डिजिटल बोर्ड पे नहीं आ रहा है, फिर भी इसके ऊपर आपको लिखना है। धीरे 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 आपको अंदर इतना इंप्रूवमेंट हो जाएगा कि जो नॉर्मल जिस फील्ड का जो व्यक्ति है उस फील्ड वाले व्यक्ति से भी आप अच्छा लिख पाओगे। सिर्फ उसके पास में फैक्ट्स ज़्यादा होंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जैसे मेडिकल फील्ड के अंदर, तो मेडिकल फील्ड के अंतर्गत एक जो मेडिकल फील्ड का व्यक्ति है उससे भी अच्छी जो लैंग्वेज है वो एक सिविल सर्वेंट की होती है, वो इसी वजह से होती है। ठीक है ना। तो ये फ्यूचर स्ट्रेटेजीज के अंदर के है कि कुछ ऑथेंटिक सोर्स पढ़ने हैं तो वो पढ़ने ही है। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों इंडिया के, राजस्थान के, ये पढ़ने ही हैं, ये अब मस्ट हो चुके हैं। इस बार राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में से तो ज़्यादा नहीं आए, परंतु आएंगे ही, इस बार नहीं आए अगली बार आएंगे, परंतु ये दो तो अब मस्ट हो चुके हैं। ठीक है ना। अब ऐसे तो जैसे साइंस की है तो साइंस की बुक आती है विज्ञान प्रकृति, ये एनवायरनमेंट की आती है डाउन टू अर्थ, आईआर की आती है वर्ल्ड फोकस। तो इस तरह की ये बड़ी बुक्स भी आती है जिनका कहीं पर आपको इंटरनेट पे इसका समरी मिल सकती है, पूरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बुक क्या, ये आती है मैगजीन्स। ठीक है। और एनालिटिकल क्वेश्चंस की पकड़ अभी से होनी चाहिए। दूसरा कि ये जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे हैं, ये एंड टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे नहीं पढ़ने होते हैं, ये जब भी आते हैं तो उनको तुरंत आप पढ़ लिया करो। बजट स्पीच सुन लो, और जो बजट का जो डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट ले लो और उसको पढ़ लो। देखो आर एस मेंस का जो एस्पिरेंट है ना, उसके बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हाँ, कट ऑफ कम जाने के कई रीजन है। तो जैसे इस बार पोस्टपोन का भी मुद्दा चला, तो वो भी कट ऑफ कम करने के लिए फैक्टर है। देखो प्री आधा जो प्री था वो भी अनप्रेडिक्टेबल था, इस बार का आरएस 2024 का प्री। तो कई लोग तो वहां निपट गए। उसके बाद के अंदर इंटरव्यू इंटरव्यू और आरएस मेंस दोनों पैरेलल चले, तो इंटरव्यू वालों को स्ट्रेस दिया कि वो मेंस की तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी करें। ये एक और फैक्टर रहा। हिस्टोरिकली सबसे कम टाइम इसके अंदर मिला है। और फिर चौथा मुद्दा पोस्टपोन का मुद्दा, वो भी 8-10 दिन ऑलमोस्ट, जिनके पास में स्मार्टफोन था उनके सबके खराब किए हैं। तो इस वजह से कट ऑफ कम जाने का, और फिर पांचवा फैक्टर उन्होंने पेपर ने रही सही कसर पूरी कर दी। तो ये सब चीज़ें हैं कि कट ऑफ तो कम जानी ही है। परंतु अब आर एस एस्पिरेंट को कहते हैं कि भाई कोचिंग करनी है या ये नहीं करना है, तो देखो कोचिंग मेरी पर्सनल राय है कि एक एसेंशियल लेवल है। बेसिक क्लियर तो करने ही पड़ेंगे। और बेसिक क्लियर अगर एक नॉर्मल जो ग्रामीण परिवेश से व्यक्ति आता है तो वो सोचे कि हम मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ूंगा और ऐसे फाइट करूंगा, तो वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हालांकि कोचिंग करनी है नहीं करनी है ये उन लोगों के लिए सोचने की जो पहले से ही एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आईआईटी से आ रहे हैं या अच्छी कॉलेज से पढ़ करके आ रहे हैं, तो वो लोग ऐसा सोच सकते हैं, या पहले से ही कोई अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम्स उन्होंने फाइट किए हैं। जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का है, जो गेट के एग्ज़ाम हैं, मेडिकल सर्विसेज से संबंधित हैं, तो वो लोग ये सोच सकते हैं कि कोचिंग करनी है नहीं करनी है नहीं है। परंतु एक जो आर एस एस्पिरेंट होता है उसको एक वातावरण से तो उसको जाना ही पड़ेगा, वो है कि सोशियो एजुकेशनल वातावरण के अंदर, जहाँ पे आप कई लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो। तो वो एक ज़रूरी है, वो आपको एक अच्छी कॉलेज में मिलता है जहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ती है। तो एक अच्छी कोचिंग में भी मिलता है। नहीं नॉट जब भिन्न भिन्न प्रवृत्ति के लोगों से, अलग अलग कल्चर के लोगों से आप बात करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ती ही है। ठीक है ना। तो अब आर एस मेंस के एस्पिरेंट्स है, देखो गवर्नमेंट लास्ट टाइम तक कह रही थी हम पोस्टपोन कर रहे हैं। इवन इफ एग्जाम से एक दिन पहले नाइट के अंदर एक लीडर बोल रहे थे कि मैं अभी मुख्यमंत्री जी के पास में जा रहा हूँ और अब उनसे बात करूंगा कि एग्जाम क्यों नहीं टाला जा रहा है।
आरपीएससी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया लास्ट टाइम तक भी, और आरपीएससी कह रही है कि हम यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो सिर्फ पेपर ही यूपीएससी पैटर्न नहीं होता है। यूपीएससी पैटर्न एक जो वर्ड है वो मिक्स है बहुत सारे प्रोसीजर्स का, और पेपर तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो पेपर ठीक है, आपने अच्छा बनाया है, परंतु जो एग्ज़ाम है वो टाइमली कंडक्ट भी करवाना होता है, भर्ती को टाइम से पूरा भी करना होता है, एक डिसिप्लिन वे के अंदर कार्य भी करना होता है, एग्जाम के पेपर आउट ना हो ये भी सुनिश्चित करना होता है, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि हाँ यूपीएससी पैटर्न फॉलो हुआ है। सिर्फ पेपर टफ आना इट इज़ नॉट द यूपीएससी पैटर्न। ठीक है, तो आरपीएससी तो वो होती ही है। इसके अलावा दूसरे कैंडिडेट भी मज़े लेते हैं आरएस एस्पिरेंट के। कोई चाहता है कि नहीं पोस्टपोन हो, कोई कहता है नहीं पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रिलेटिव्स कोचिंग तो कोचिंग ही है। तो ये आरएस मेंस का एस्पिरेंट फिर भी ये बहुत ही बड़ी मेहनत के साथ में ये कार्य करता है और ये अंततः ये सफल हो जाता है। तो सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, जिन लोगों ने मेंस का एग्ज़ाम दिया है, और आपका इंटरव्यू कॉल होगा। और क्या बताएं, तो फ्यूचर स्ट्रेटेजीज के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आए हैं ये यूपीएससी टाइप के आए हैं, तो इनके लिए आपको राइटिंग स्किल चाहिए ही चाहिए। और राइटिंग स्किल के लिए ये है कि आप अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कुछ भी नहीं आ रहा है, आपके पास में कोई फैक्ट्स नहीं है, डाटा नहीं है, फिर भी एक बार लिखें, क्योंकि फैक्ट्स और डाटा वहाँ पर भी नहीं होंगे। पहले ये माना जाता था कि थोड़े से तो फैक्ट्स डाटा हो व्यक्ति के पास में तब जाके वो राइटिंग स्किल की तैयारी करेगा, परंतु अब ये है कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिसमें किसी को कुछ भी नहीं आ रहा था, और जैसे कि एथिक्स के क्वेश्चंस थे। तो एथिक्स के अंदर कई बार क्या होता है कि कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हो। तो आपको ये तो राइटिंग स्किल की तैयारी अभी से करनी होगी। इंग्लिश की तैयारी भी अभी से शुरू कर दें। ये दो चीज़ें भी है डिसाइडिंग फैक्टर्स के रूप में। स्मॉल सब्जेक्ट्स, इनका कोई मतलब आरपीएससी का पूरा का पूरा अतार्किक, जो अतार्किकता है ना वो यहाँ दिखती है इनकी। कोई लॉजिक नहीं कई चीज़ों का। तो जैसे लॉ, आरपीएससी के अंदर लॉ आता है, एक मतलब एक सब्जेक्ट है लॉ। अब इस लॉ के अंदर क्या होता है, यह है 20 मार्क्स का। ये 20 मार्क्स हैं, इसमें टोटल मार्क्स कितने 800। ये 800 में से 20 मार्क्स का लॉ है, और इसके अंदर 8-10 पॉइंट है इसके अंदर। और एक पॉइंट क्या है, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान टेनेंसी एक्ट, और यानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, ये खुद अपने आप में एक एक्ट है। खुद ये कि इसके अंदर का 200-300 पेज का ये एक्ट है, और इसके अंदर से ये 2-3 नंबर के 4-5 नंबर के क्वेश्चन देते हैं। आप भले ही कितने भी नोट्स बना लो, पर वो पूरा एक्ट को पढ़ना न तो एक नॉर्मल समझ वाला व्यक्ति के लिए सही है, और न ही वो कोई ज़्यादा मार्किंग दे सकते। इस बार म्यूटेशन का क्वेश्चन आ गया उस इन दोनों एक्ट्स में से। म्यूटेशन क्या है, वैसे तो नॉर्मली हम सब जानते हैं नामांतरण क्या होता है, परंतु ये इस तरह के क्वेश्चंस कहीं से किसी भी तरह से इस एक्ट में से, बहुत बड़ा एक्ट है तो इसमें से आ सकते हैं। 3 से 4-5 मार्क्स के लिए कि कहते हैं पूरा एक्ट पढ़ो। इसी तरह से बहुत सारे इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में अतार्किक है, और ये मतलब कुछ भी दे देते हैं उनके अंदर से। और तो ये इसका मतलब ये हुआ कि 800 मार्क्स में से कुछ जो मार्क्स है, जैसे ये 120 मार्क्स, ये सीधे सीधे बाहर मतलब मैक्सिमम मार्क्स को कम कर रहे हैं। उसी तरह से ये फैक्चुअल करंट जो मेन स्ट्रीम करंट से हट करके आता है, ये कई बार मतलब ये भी कहते हैं कि अभी एनालिसिस तो मतलब किया नहीं है, पर 70 से 80 मार्क्स का ये भी आया है। जो व्यक्ति कितना भी पढ़ ले करंट का अंदर, वो आपको ये क्वेश्चंस ये नहीं कर पाएगा। तो हम नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब आपने 600 मार्क्स के हैं जीएस के पेपर, उसमें से 200 मार्क्स तो वैसे भी कम कर लिए। अब 200 मार्क्स के अंदर जब कोई भी व्यक्ति स्कोर नहीं कर रहा है तो वो कंपटीशन के रहे ही नहीं है, क्वेश्चंस ही वो कंपटीशन के नहीं है, ठीक है ना। तो इससे ये कोई ज़्यादा बुद्धिमानी का पूर्ण कार्य नहीं है। इसी तरह तो मैक्सिमम मार्क्स ही 400 कर दिए, जबकि आरपीएससी के अंदर पहले से ही मैक्सिमम मार्क्स कम है। 800 मार्क्स का सिविल सर्वेंट का एग्जाम नहीं होना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए इन मार्क्स को, ताकि जो लोग कैंडिडेट्स के बीच में जो गैप है, मार्किंग गैप है, वो बढ़े और एक फेयर कंपटीशन को इंश्योर करे। परंतु ऐसा नहीं होता है, ये इसको कम करते जा रहे हैं।
800 मार्क्स को तो इन्होंने कम किया ही, 800 से ये चलो ये पेपर 4 तो है, ये जो 200 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि है कि कोई भी नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाता है तो सीधा मैक्सिमम मार्क्स को कम करना हो गया। तो इससे क्या होता है, इंटरव्यू का वेटेज बढ़ जाता है। मतलब अब बोर्ड बैठता है, वो बोर्ड ये तय करेगा कि कौन से व्यक्ति को कौन सी रैंक देनी है। जब मेंस का रोल ही खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर इंटरव्यू का रोल बढ़ रहा है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, जो भी है ये फैक्चुअल करंट, इसका तो है कि अब नॉर्मल पढ़ते रहो, इसके बाद में ये तो बात की बात है। सबसे पहले यहाँ से शुरू करें आप लोग और इंग्लिश से शुरू करें। नॉर्मल नॉर्मल तो जो आप पढ़ते हैं वो पढ़ते रहें, यहाँ से हो जाएगा। तो जो परंतु जो एनालिटिकल है वो आप अभी से शुरू कर दें, इंग्लिश अभी से शुरू कर दें, ठीक है। थैंक यू, अभी और मिलते हैं बाद में।